So hello everyone, welcome to this Tuition Friend channel, and today we are going to discuss this rural development, which is the in which we are going to discuss this unit third. So this unit is all about the Panchayati Raj system, or you can say the PRI. We are going to discuss that is the Panchayati Raj institutions. So this is the very important topic which you must know for your for being as an Indian, right? Now, first topic is that evolution of Panchayati Raj system, how the Panchayati Raj system has been evolved in India, right? So the foundation of present local government in India was laid by Panchayati Raj system in 1992. So basically अगर बात की जाए जो पंचायती राज सिस्टम था वो 1992 में उसकी फाउंडेशन बनी थी, ठीक है। क्योंकि उससे पहले इसके बारे में बातचीत होती थी, कुछ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी, बट जो एक्चुअल में रियलिटी में आया ये चीज वो 1992 में आई। But the history of Panchayati Raj from the self-sufficient and self-governing village communities, right? So पंचायती राज की जो एक हिस्ट्री थी वो पहले से भी थी, जो मैंने आपको पहले बताई, ठीक है। इन द सिस्टम ऑफ ऋग्वेदा 1700 BC, so remember this name, Rigveda, in the 1700 BC, evidence suggests that self-governing village bodies called sabhas existed, right? सो हम लोग सोचते हैं कि ये जो 1992 में हमको लगता है कि फाउंडेशन बिल्डअप की गई थी, लेकिन उससे पहले भी ऋग्वेदा में इसका थोड़ा इसके बारे में बताया गया है 1700 BC के आसपास कि ये सभाज के रूप में भी एग्जिस्ट करती थी, कि जहाँ पर लोग जाकर अपना एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते थे, राइट। विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज बॉडीज बिकम पंचायत काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स, एज द नेम इटसेल्फ सेइंग पंचायत, दैट मीन्स पंच प्लस आयत। So 5 members in which we have, that is a council of 5 persons we have. So panchayat for functional institution of grassroots governance in almost every village. So ये मतलब almost हर village में होती थी. They endured the rise and fall of empires in the past to the current highly structured system. The village panchayat as a system of administration began in the British days as their office offer to satisfy the demands for local autonomy. Right. So अगर बात की जाए विलेज जो पंचायत होती थी वो एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह सिस्टम का काम करते, मतलब वो सारा लोकल बॉडीज को देखती थी, जितना भी गांव गांव में काम होता है बेसिकली उस पर वो फोकस करती थी। और ये चीज़ें जो है ब्रिटिश डेज में ज़्यादा शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि जो लोकल ऑटोनॉमी थी वहाँ पर ब्रिटिशर नहीं पहुँच पाते थे। बेसिकली ब्रिटिशर का जो फोकस था वो अर्बन एरियाज पे था, राइट, बिकॉज वहीं से उन लोगों को फ़ायदा हो पा रहा था। तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर का, अगर मैं आपको रियलिटी की बात करूँ तो ब्रिटिशर ने यहाँ पे कुछ जमींदारी सिस्टम वगैरह चला दिया था, जिससे कि वो लोग ज़्यादा इस तरफ फोकस ना करके जमींदार्स को उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया था, जो बेसिकली उनका सब सिस्टम इस विलेजेस में चलाते थे। सो बेसिकली उसी टाइम से हम लोगों के पास में पंचायत का थोड़ा थोड़ा सा रिलेशन स्टार्ट होता है। दे ओपन अप द गवर्नेंस ऑफ द लोवेस्ट लेवल्स टू द सिटीजन्स। सो बेसिकली अब बात क्या थी कि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट में कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, या ऐसा कुछ नहीं था कि जो डायरेक्ट लोग जाकर अपर अथॉरिटीज को बात बता सके। तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ जमींदार वगैरह अपॉइंटेड थे ब्रिटिशर द्वारा, जिनको हम एज अ रेफर कर सकते हैं कि वो पंचायत की तरह थोड़ा थोड़ा सिस्टम था। क्योंकि आप लोवेस्ट लेवल के सिटीजन को डायरेक्ट ब्रिटिशर या अथॉरिटीज के पास आप डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, राइट। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑल्सो ऑथराइजेज द प्रोविंसेस टू enact legislations, right? Even though such minor form of local governance was evident in India, the framers of the constitution, unsatisfied with the existing provisions, included Article 40 among the directive principles, whereby the state shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. So basically अगर बात की जाए तो जिस जो इस लाइन में बोला गया वो ये बोला गया कि तो जो एक स्टेट है उसको कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए जिससे कि जो विलेज पंचायत है वो ऑर्गेनाइज की जा सके, और उनको कुछ ऐसी पावर के साथ में जोड़ देना चाहिए, उनको कुछ ऐसी अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो उनके पास ऐसे फंक्शन हो कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट बना सके, ताकि क्योंकि बहुत छोटे लेवल पर आप एक गवर्नमेंट का फंक्शन प्रॉपरली रन नहीं कर सकते। इस केस में हमारे पास पंचायती राज सिस्टम का एक नीड पड़ती है, राइट। लेटर द
decentralization of the system of local self-government in India took place through the formation and effort of four important committees from the year 1957 to 1986. So remember this year 1957 से 1986 के बीच में कुछ कमेटीज आती हैं जो थोड़ा बहुत इसके बीच में फेरबदल करती है, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इसको फॉर्मेशन के लिए, इसको ढंग से रेगुलेट करने के लिए, कुछ एफर्ट्स और फॉर्मेशन के लिए कुछ पॉलिसीज जो लाती हैं, अलग अलग कमेटीज जो लेकर आती हैं अपने अपने विचारधारा, वो हम अब इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि 1957 से 1986 के बीच में आई थी। सो फर्स्ट हमारे पास है बलवंत राय मेहता कमेटी। रिमेंबर दिस नेम, दिस वाज एग्जिस्टेड इन 1957। सो ये ओरिजिनली अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि बेसिकली दो चीज पर काम कर रही थी। इन्होंने अपना जो रिपोर्ट थी वो 1957 में सबमिट की थी, और इन विच द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन फर्स्ट अपीयर। ये सबसे पहले बार ऐसा हुआ कि ये जो टर्म है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उसमें अपीयर हुआ। इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थे इस कमेटी के, कि हम लोग क्या करते हैं कि एक 3 टायर सिस्टम बनाते हैं, जो कि हम बेसिकली अब भी रेगुलेट हो रहा है। इनका जो मेन रिकमेंडेशन की थी कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम बनाते हैं। एक तो हमारी ग्राम पंचायत होगी जो विलेज लेवल पे होगी, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। एक पंचायत समिति होगी जो ब्लॉक लेवल पे होगी। जिला परिषद होगी जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। सो बेसिकली जो अभी एग्जिस्टेड है, कहीं ना कहीं इससे हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकती है अभी एग्जिस्टेड वाली, राइट। Now moving ahead, we have district collector to be the chairman of जिला परिषद. As you all know कि इन तीनों लेवल्स में हमारे पास सबसे ऊपर जिला परिषद होती है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। उसमें क्या बोला गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा हमारा, जो लाइक आईएएस होगा या जो भी हमारा टीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मान सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज समहाउ डिफरेंट, बट इन्होंने बोला कि जो डिस्ट्रिक्ट का आपका हेड होगा एक तरीके से, वो आपका चेयरमैन होगा जिला परिषद का, राइट। Like he must have to handle everything whatever comes under the जिला परिषद। और जिला परिषद में आपको पता है कि सारी चीजें आती हैं। जिला परिषद के अंदर आपकी ये पंचायत समिति भी आ जाएगी और ग्राम पंचायत भी आ जाएगी, जो कि जिला परिषद का मेन काम होता है पंचायत समिति पर आपका चेक एंड मेट करना, राइट। नाउ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर टू दिस बॉडीज टू बी एंश्योर्ड। सो बेसिकली जो थर्ड बात इन्होंने बोली कि जो हम रिसोर्सेज के ट्रांसफर करेंगे और पावर, वो हमें इंश्योर करनी होगी। कहने का मतलब है कि जो तीन हमारी रिकमेंडेशन थी कि 3 टायर सिस्टम बनाया जाए, सेकंड ये थी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा चेयरमैन होगा जिला परिषद का, एंड ये इंश्योर करना होगा कि इनको कुछ पावर इनको दी जाए, राइट। द एग्जिस्टेंट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन। जो उस टाइम पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली थी रिकमेंडेशन, क्योंकि बेसिकली उनका मोटो ही यही था कि वो किसी ना किसी तरीके से उस चीज को एक्सेप्ट, मतलब छोटे लेवल पर बॉडीज बनाई जाए ताकि वो चेक कर सके कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द रूट ऑफ द इंडिया, राइट। नाउ हाउएवर इट डिड नॉट इंसिस्ट ऑन a single definite pattern to be followed in establishment of this institution, rather it allowed the state to devise their own patterns, while the board fundamentals were to be the same throughout the country. Rajasthan 1959 adopted the system first, followed by Andhra Pradesh in the same year. Some states even went ahead to create 4 tier systems and न्याय panchayats which served as judicial bodies. So basically अब मैं आपको बताऊं कहा क्या गया है कि बेसिकली हुआ क्या। अब आपके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बट उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया, मतलब सब चीजों को हमको कि हम उसको वहां एग्जीक्यूट कर दें, राइट। फिर होता क्या है कि उनको बोल दिया गया स्टेट्स को कि आप अपने हिसाब से कुछ पैटर्न्स आपको जो अच्छे लगते हैं वो फॉलो कीजिए। लेकिन कुछ दिनों बाद होता क्या है कि राजस्थान 1959 में एडोप्ट कर लेता है सिस्टम को, उसके बाद आंध्र प्रदेश कर लेता है उसी साल में। सो ये 1957 में कमेटी बनाई गई, 1959 में एडोप्ट कर ली जाती है राजस्थान के द्वारा एंड आंध्र प्रदेश के द्वारा। नाउ कुछ स्टेट्स का मानना ये था कि वो एक चौथी सिस्टम बनाए जिसके अंदर वो न्याय पंचायत को फॉर्मेशन करें। अब न्याय पंचायत क्यों बनाई जाए? एज द नेम इटसेल्फ सेइंग न्याय, दैट मींस देयर शुड बी अ काइंड ऑफ जुडिशरी, जो कि
अभी आपने देखा होगा कि ये तीनों चीजें गांधी जी का भी मैं आगे बताऊंगा आपको। गांधी जी का एक मानना ये था कि ये तीनों की तीनों जो चीजें आपके तीनों लेवल होंगे उनका एक काम हो कि वो एग्जीक्यूशन भी करे, राइट, जुडिशरी का भी काम करे, और आपका तीसरा भी, जितने भी आपके तीन काम होते हैं वो पूरा ये तीनों के तीनों जो ये अथॉरिटीज हैं ये अपने आप अपने अपने लेवल पर हैंडल करें, राइट। सो स्टेट्स का उसका मानना था कि न्याय पंचायत भी अलग से बनाई जाए जो कि एक जुडिशियली बॉडी की तरह काम करे, राइट। नाउ अशोक मेहता कमेटी कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। 1977 और 1978 में ये बनाया गया। ऊपर वाला 1957 में बनाया गया था, रिमेंबर द ईयर, राइट। नाउ 1997 1977 सॉरी, द कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द जनता गवर्नमेंट ऑफ द टाइम टू स्टडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली ये जनता गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ये कमेटी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को थोड़ा उसके बारे में जाने कि उसको हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या हम चेंजेस या फिर क्या क्या कर सकते हैं। नाउ आउट ऑफ द टोटल 132 रिकमेंडेशंस मेड बाय इट, हम कुछ इसके इंपॉर्टेंट के बारे में बात करेंगे। इन्होंने 132 रिकमेंडेशन दिए थे, रिमेंबर दिस थिंग। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे कि 3 टायर सिस्टम बनाया जाए। हाँ, 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए 2 टायर सिस्टम के द्वारा, राइट। वहां पर ये एक मेन चीज है कि अशोक मेहता कमेटी ने बोला आप तीन तीन टायर को मत रखिए, आप 2 टायर को रखिए। मतलब आप यहाँ पर रख रहे थे पहले विलेज लेवल पर, फिर आप ब्लॉक लेवल पर रख रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रख रहे हैं। सो उन्होंने बोला केवल 2 लेवल पर रखिए, पॉलिटिकल पार्टी को आप पार्टिसिपेट करने दीजिए हर लेवल के इलेक्शंस में, और पावर आप इनको दीजिए, कुछ कुछ हद तक पावर दीजिए। कंपल्सरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन टैक्सेशन मीन लाइक, आपको पता है मतलब टैक्स आजकल क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी जाता है कहीं ना कहीं, आप टैक्स जो देते हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है। सो इन्होंने बोला कि जो टैक्सेशन की पावर है, जो कुछ कंपल्सरी पावर्स है, आप इन इंस्टीट्यूशन को भी दीजिए, राइट। इनको भी थोड़ा पैसा जाना चाहिए डायरेक्टली। जिला परिषद टू बी मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एट द स्टेट लेवल। सो उन्होंने बोला कि जिला परिषद को ऐसा बना दीजिए कि वो जो जो रेस्पॉन्सिबल होगा जितनी भी आप स्टेट लेवल पे चीजें करेंगे, राइट। अ मिनिस्टर फॉर पंचायती राज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने बोला कि पंचायती राज का जो एक मिनिस्टर होगा, सॉरी, अब एक मिनिस्टर जो होगा वो पंचायती राज के लिए अपॉइंट किया जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, राइट, जो कि हमारे अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, राइट। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू बी गिवन टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी देना चाहिए हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, पीआरआई, राइट। सो बाद में तो आपको पता है कि 1992 में फिर एक अच्छे से एक नियम आया था जिसके अंदर हमारे पास 9 काइंड ऑफ इनका 9A के नाम से इनके लिए एक आर्टिकल था, एंड टोटल ऑफ 11 काइंड ऑफ उसमें शेड्यूल्स थे। सो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। Unfortunately, the जनता गवर्नमेंट collapsed before action could not be taken on these recommendations. So basically हुआ क्या कि जनता गवर्नमेंट पहले ही कोलैप्स कर गई और ये ज़्यादा आगे फॉर्मेशन में नहीं जा पाई ये चीज़ें। अब जी वी के राव कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1985 में आई थी। सबसे पहले 1957 में आई, फिर 1977 में आई, फिर 1985 में आई। रिमेंबर दीज काइंड ऑफ ईयर्स बिकॉज दे कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर एग्जाम। सो ये जो अपॉइंट की गई थी, देखो, अपॉइंटेड बाय प्लानिंग कमीशन, ये अपॉइंट की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। द कमेटी कंक्लूडेड दैट द डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स वर ग्रेजुअली बीइंग टेकन अवे फ्रॉम द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। कमेटी ने कंक्लूड किया कि जितने भी डेवलपमेंट के आपके प्रोसीजर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से दूर लेके जा रहे हैं, राइट। कि वो कहीं ना कहीं उनसे पावर दूर जा रही है, कि वो उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब पावर ही दूर जा रही है। रिजल्टिंग इन अ सिस्टम कंपेरेबल टू ग्रास विदाउट रूट्स, राइट। दैट मीन्स हम उनको ये मान के चल रहे हैं कि वो छोटे लेवल पे काम करेंगे, बट हम उनसे कहीं ना कहीं वो पावर छीन रहे हैं काम करने की। सो ये एक तरीके से ऐसा सिस्टम हो जाएगा ग्रास विदाउट रूट्स, राइट। तो जो जीवी के राव कमेटी में बोला गया था कि ग्रास विदाउट रूट्स, एक इस तरह की गवर्नमेंट हमारी हो जाएगी, वो लोकल गवर्नमेंट। सो वी मस्ट हैव टू जस्ट गिव देम द पावर। So, Zilla Parishad to be given prime importance and all development programs at the level to be handed to it. So, Zilla Parishad वहाँ पे भी टॉप में थी। पोस्ट ऑफ डीडीसी,
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर टू बी क्रिएटेड एक्टिंग एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद, राइट। इन्होंने एक पोस्ट बताई थी कि हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाएंगे अलग से, जो कि हमारा एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करेगा जिला परिषद लेवल पे, जो कि एक सबसे हाई टायर का लेवल होता है हमारे इन तीनों टायर्स में, राइट। रेगुलर इलेक्शंस टू बी हेल्ड, इन्होंने बोला कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, राइट। वो तो चलो सही थी चीजें। नाउ अगली कमेटी आती है एलएम सिंघवी कमेटी 1986। रिमेंबर द थिंग्स, 1986 एंड दिस वाज 1985। नाउ दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय राजीव गांधी एंड इनका जो मेन था रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि दोबारा से हम कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, जिससे कि उनकी जो डेमोक्रेसी है और उनका डेवलपमेंट है वो ढंग से हो सके, राइट। सो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पीआरआई इंस्टीट्यूशन। पहले क्या होता था कि उनके पास कोई एक रिकॉग्निशन नहीं थी, कि हम कोई इनका फंक्शनल में कोई इनका ढंग से अथॉरिटीज नहीं थी, कोई ढंग से इनका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था। सो उन्होंने बोला कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन भी देंगे पीआरआई को, एंड न्याय पंचायत टू बी स्टेब्लिश्ड फॉर क्लस्टर विलेजेस। रिमेंबर द थिंग्स, अशोक मेहता कमेटी ने पहले अशोक मेहता के पहले 1957 में एक कमेटी आई थी, दैट वाज द बलवंत राय कमेटी। इन्होंने भी बोला था कि न्याय पंचायत होनी चाहिए। अब नीचे एलएम सिंघवी ने भी बोला है, इनकी कमेटी ने बोला है कि जो हमारी न्याय पंचायत है वो होनी चाहिए। तो द 64 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन 1989 itself। तो 3 साल बाद इन लोगों ने 1989 में अपना जो ये बिल था वो पास कर दिया, इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस किया। बट राज्यसभा अपोज इट, राज्यसभा ने उसको मतलब अपोज किया, उसको मतलब अप्लाई नहीं होने दिया। आपको पता होगा कि पहले कोई भी बिल पास होता है तो आ, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, तब जाके उसके प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। सो लोकसभा में पास हो गया, किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, वहाँ पे पास करा दिया जो भी हुआ, बट वो राज्यसभा ने अपोज कर दिया। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट that idea finally became a reality in the form of 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992। बेसिकली उन्होंने बताया कि नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी उसी में ही जाकर ये पास हो पाया, और जिसमें हमारा जिसको हम कहते हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं जिसको, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, क्या होता है, राइट। नाउ ये 1992 में पास हुआ था। सो इसके दो पार्ट हैं, 9th एंड 9th ए, right? So I was talking about the article, but it is the part 9th and 9th A. It was also added two new schedules, that was 11 and 12, right? I was talking about the 11 only, but 12 भी एक schedule add हुए थे 12, which contains the list of functional items of panchayat and municipalities. So दो न्यू शेड्यूल भी ऐड हुए 11 एंड 12, और कुछ फंक्शनल आइटम की लिस्ट भी ऐड हुई पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। इन्होंने बताया कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, विलेज लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट लेवल होता है जो हमारा ब्लॉक लेवल कहते हैं, लाइक टाउन यू कैन से। ये हमारा विलेज हो गया, ये हमारा सिटी हो गया, देन हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया। पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी आर द जेनरिक टर्म्स फॉर द गवर्निंग बॉडी एट द लोकल लेवल। Both existed as 3 tier system at the lower, intermediate and upper levels, right? So पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी जो हमारी जनरल टर्म्स होती हैं, जो हम किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं लोकल लेवल पर। सो लेकिन दोनों की दोनों क्या है कि वो 3 टायर सिस्टम में ही हमारी होती हैं, एक लोअर पे एक अपर पे। ना हम बात करते हैं अभी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कि इन्होंने क्या बताया कि ग्राम सभा जो है वो एक फाउंडेशन होगी हमारी पंचायती राज सिस्टम की। ग्राम सभा जिसमें हमारी पूरे ग्रामीण वासियों की एक सभा होती है। इट इज एसेंशियल ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। तो इन्होंने बोला कि इस एक्ट में हुआ क्या था, इट इज एसेंशियल अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। सो ग्राम सभा के बारे में बताया कि होता क्या है कि एक विलेज असेंबली में जितने भी हमारे रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं
किसी पर्टिकुलर एरिया के मतलब पंचायत में, उसको हम कह रहे हैं ग्राम सभा, राइट। सो the state has the power to determine what kind of power it can exercise and what function it has to perform at the village level. The 74 constitutional amendment provides the three type of municipalities: Nagar Panchayat, Municipal Council और Municipal Corporation. Remember the things, council है तो urban area के लिए, small urban area के लिए काम आएगी, corporation है तो बड़ी चीज है तो large urban area के लिए काम आएगी, लेकिन नगर पंचायत जो होती है वो रूरल और अर्बन के बीच में जो लाई करेगी उसको हम नगर पंचायत कह रहे हैं. You can see it is our town and this is our you know small urban area, small city you can assume, और ये हमारी large city है like Delhi, Mumbai, right. Now municipalities represent urban local government. Municipalities क्या करती हैं, हमारी अर्बन की लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगी. म्यूनिसिपल आपने देखा होगा दोनों अर्बन एरियाज में ही आई है. Most of the provision of the two acts are parallel, differing only in the fact that they are being applied to either a panchayat or a municipality respectively. So basically जितने provisions थे वो basically सारे parallel थे, क्योंकि हो क्या रहा था कि जितने भी हमारे जितनी भी चीजें अप्लाई होंगी वो या तो पंचायत पे होंगी या म्यूनिसिपैलिटी पे होंगी, मतलब होनी दोनों पे ही है. ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा म्यूनिसिपैलिटी की तरफ होगा या ज्यादा पंचायत की तरफ होगा. They are unbiased, right. Each gram sabha is a meeting of a particular constitution called ward. So ग्राम सभा में अगर कोई हम पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें उसको हम वार्ड कह देंगे, राइट. ईच वार्ड हैज अ रिप्रेजेंटेटिव chosen from among the people themselves by direct election. So हर एक वार्ड में क्या होता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं पीपल के बीच में से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, right. The chairperson of the panchayat or municipality at the intermediate and district level are elected from among these representative at the immediately lower level by indirect election. So basically होता क्या है कि हम जब पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का कोई भी चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं कुछ इन लेवल्स पर, वो इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के बीच में से ही सेलेक्ट होगा, राइट. हमने जो अभी ये वार्ड में हर वार्ड में जो रिप्रेजेंटेटिव चूज किए हैं उन रिप्रेजेंटेटिव में से ही हमारा एक चेयरमैन भी सेलेक्ट होगा, राइट. नाउ थ्री टायर सिस्टम की बात करें उसके बारे में, ये बेसिकली तीन लेवल होते हैं. ग्राम पंचायत होता है, एक हमारा पंचायत समिति होता है, एंड लास्ट वन इज अवर यू नो द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ यू कैन से दिस इट इज या डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट पंचायत यू कैन अस्यूम. सो हमारे तीन लेवल की होती है हमारे पंचायती राज, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे. तो आपको अगर इसके बारे में कुछ समझ में आया हो या कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हैं. एक बार ना समझ आए दूसरी बार आप जरूर चेक कीजिएगा, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो. हम अभी नेक्स्ट वीडियो में अपने तीनों टायर के बारे में बात करेंगे. थैंक यू सो मच.